वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान का जो अंकित प्रश्न आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपका बोर्ड एग्जाम 24 का जो होने वाला है वो 29 फरवरी को हो। हमारा जो टारगेट चल रहा है ये आपका 95% मार्क्स का चल रहा है कि विज्ञान में आपको 95% अंक दिला के ही रहेंगे, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो आता है बच्चों को बहुत दिक्कत देता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हम स्पेशल से हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोधों के क्रमशः मान जो दिए गए हैं 6 ओम का है एक प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध 3 ओम का है, और इसके संयोजन से बनने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डाउट देता है कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको प्रतिरोध में निकालने के लिए कहा जाए कि न्यूनतम कब होगा अधिकतम कब होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी न्यूनतम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध की बात करेंगे, तो आप हमेशा किसकी बात करेंगे, समांतर क्रम की बात करेंगे। कौन सा क्रम, समांतर क्रम की बात करेंगे। और यदि अधिकतम की बात होगी श्रेणी क्रम में होगा। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि ये बटे में होता, बटे की संख्या हमेशा छोटी होती है सिंपल संख्या से। और यदि श्रेणी क्रम में होगा, ये अधिकतम की बात होगी, तो ये आपका श्रेणी क्रम में होगा। और श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला मालूम होगा कि r बराबर होता है r1 प्लस r2। इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 9 ओम हो जाएगा ना, r1 r2 को दोनों जोड़ देंगे 9 ओम हो जाएगा, जबकि इन दोनों में सॉल्व करेंगे केवल 2 ही ओम आएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सभी न्यूनतम की बात आएगी तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 आप लिख देंगे फार्मूला। R1 का मान आपको मालूम होगा कि R1 का मान 6 ओम दिया गया है और 3 ओम R2 का मान दिया गया है, तो आप इसके जरिए सॉल्व करेंगे। ये बातें तो लिखने की बातें थी, तो आपको लिख लेना है। और 1/6 आपका इसका मान है R1 का, 1/3 जो आपका मान है R2 का मान है। ये ध्यान रखना, केवल 3 मान है, R2 का मान 1/3 नहीं है, क्योंकि ये बटे में रखा तो बटे में इसको भी रखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 का यदि आप 6 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का अगर ऊपर गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 3 के यदि 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसके बाद यदि आप इसको 3 लिख देंगे तो गलत कोई होगा नहीं, क्योंकि मैं इसको 3 लिख सकता हूँ, 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएगा। ये तो बच्चों का खेल है, जानते होंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको मैथ आनी चाहिए थी। 3 का यदि भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा, 3 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, सॉरी 3 का भाग 6 में देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। या आप इसे लिख सकते हैं 1/r बराबर 1/2, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करने के बाद 1/2 के बराबर आए। इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2, केवल r बराबर 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भी आपका 1/r 1/2 1/3 जो भी लिखा हो, इन दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/r में लिखना। अब यदि आपका इसका फिर से व्युत्क्रम कर देंगे तो ये 1/r से ना हो करके r/1 हो जाएगी, ये 2/1 हो जाएगा। और बटे में 1 लिखा नहीं जाता, ये आपको मालूम होना चाहिए, हर में कभी 1 नहीं होता। ये हो गया आपका न्यूनतम प्रतिरोध। आता है 6 ओम 3 ओम के प्रतिरोध के न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, कौन सा क्रम बनाएंगे आप, समांतर क्रम का यूज करेंगे, समांतर क्रम का उपयोग करेंगे। अब एक ये होता है समांतर क्रम का उपयोग करेंगे, ये बात तो आपकी ठीक है, पर आपको एक बात मेरी ये ध्यान रखना है कि जब आपने घरों में देखेंगे होंगे, शादी विवाहों में, तो आपने देखा होगा जो झूमर झालर लगी होती वो ऐसे लगी होती समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें धारा कम लगती है। अभी निकालता हूं मैं, इसके अंदर जो प्रतिरोध है ना बहुत कम लगता है, जबकि यही अधिकतम कब लगता है, जब आप इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। बहुत अधिक से अधिक आपका धारा लग जाती है, सॉरी आपका प्रतिरोध होता है, तो इसीलिए आपकी धारा भी अधिक लगती है, आपका खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, और R1 का मान 6 ओम है और 3 ओम आपका R2 का मान, दोनों को जोड़ देंगे 6 3 9 ओम हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर केवल 2 ओम खर्च आ रहा था, यहाँ पे 9 ओम खर्च आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आप न्यूनतम चाहते हैं तो आपको कौन सा क्रम यूज करना होगा, समांतर क्रम। समांतर क्रम में इसीलिए लगी रहती जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे खर्चा कम आता है। तो जो जनरेटर वाला होता, टेंट हाउस वाला होता, वो अपने पैसे बचाने के लिए आपके यहाँ क्या लगाता है, इसे श्रेणी क्रम में नहीं लगा करके समांतर क्रम में लगाता है। ठीक, तो इसीलिए लगाते हैं शादी विवाहों में ज़्यादा खर्चा ना आए बिजली का, इसीलिए क्या लगाते हैं हम, समांतर क्रम में लगाते हैं। अधिकतम के लिए हम क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम के लिए। यहाँ पर क्या आएगा, अधिकतम में 9 प्रतिरोध खर्चा होगा, इसमें केवल 2 ही खर्चा होता है। अंतर देखिए कितना है, 7 ओम का है, और 7 ओम बहुत हो जाता है जब ये बहुत देर तक चलता है तब। तो ये तो हो गई आपका प्रश्न के बारे में चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेयर केस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये रेयर केस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये प्रायः ये क्वेश्चन हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं आपको, आपके बोर्ड एग्जाम में तो बार बार ही मिलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। न्यूनतम के लिए आप समांतर क्रम याद रखेंगे क्योंकि इसमें बटे में होता, बटे में हमेशा कम ही आएगा, और ये जब सीधे से जोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। आप प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा ये कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा किलोवाट है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। कहने का तो ये है, जो है ना, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, यही आपका क्या होता है, व्यापारिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा हल करेंगे इसको। एक का मतलब होता है, एक आपको पता होगा, किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, ये ठीक है। वाट का आप वैसे ही लिखे रहेंगे। घंटा को आप क्या लिख सकते हैं, घंटा को आप 60 × 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटा क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होंगे और 60 गुणा कर देंगे तो 60 सेकंड हो जाएंगे, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये 60 का और 60 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3600। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रही होगी। अब इस 1000 को यहाँ पर ऐसे ही लिखे रहेंगे, 1000 यहाँ पे लिखेंगे वाट और घंटा, ये यहाँ तक। इसको किस में लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। इसमें वाट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल जूल लिखेंगे, जूल। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 36 गुणे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 5 जीरो हो जाएंगे, जूल। थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 36 × 10⁵ जूल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो 36.3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर भी करना होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुविकल्पी भी बन जाता है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। ये किसका मात्रक है, ये विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और प्रायः क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर दूसरे नहीं तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा ये है कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या हो। अब मैं एक सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको ये याद रहे कि अवतल लेंस में क्षमता जो होगी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। आपको याद कर लेना है, दूना डी से दा छोटा ऊ की मात्रा लगी है और एन ए, तो दूना लिखेंगे। दूना से मतलब दी से मतलब दूरदृष्टि दोष, ठीक। ऊ से मतलब होता है उत्तल लेंस, एन से मतलब निकट दृष्टि दोष, और ए से मतलब होता है अवतल लेंस। कैसे, ए से आ होता है ना, ए से आ, तो अवतल लेंस। ये यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। आप देखेंगे जो पहले आएगा वो धनात्मक, जो बाद में आएगा वो ऋणात्मक। जो पहले आएगा उसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगी, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये ध्यान रखना कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, उत्तल की धनात्मक। इसका धनात्मक क्षमता होगी, इसकी भी धनात्मक क्षमता इसकी नहीं होगी क्योंकि इसकी क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये ध्यान रखना है। केवल इतना याद कर लेंगे तो आपको ये भी याद हो गया कि दूरदृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस होगा और निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस होगा। ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। इस ट्रिक को आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब होगा सूत्र
P बराबर होता है 1/f, यहाँ पे क्या होगा f मीटर में होगा। और यदि यही f आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 1/f नहीं होगा, ये 100/f हो जाएगा, जब ये सेंटीमीटर में होगा। तो हमारी जो दिया गया है यहाँ पे क्षमता, सॉरी ये फोकस दूरी वो 100 सेंटीमीटर दी है, तो f बराबर कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, 100/सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर, ये भी दिया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, केवल एक डायोप्टर। आपका एक डायोप्टर, डायोप्टर क्या होता है, देखिए ये लेंस की जो क्षमता होती है उसको मापने के लिए हम डायोप्टर में मापते हैं। अब ये लेंस कौन सा था, ये अवतल लेंस था। अवतल लेंस में धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर माइनस का एक डायोप्टर आपकी क्षमता हो जाएगी। ये पावर P बराबर 1/f होता है, यदि मीटर में होगा तो 1/f, सेंटीमीटर में होगा तो 100/f, ठीक, सेंटीमीटर में 100/f होगा। रखेंगे, सेंटीमीटर में दिया था, हल करेंगे, 1 एम्पियर, एक डायोप्टर आ जाएगा, वो भी ऋणात्मक। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन था, पर आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन मिले होंगे, इतने क्वेश्चन मिले होंगे कि आप खुद ही सोच विचार में लग जाए होंगे, क्योंकि यार ये जो चीज़ बताया हूँ मैं, इसमें आपको ये भी क्लियर हो रहा है, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। और एक बात मेरी ये ध्यान रखना, अगर f ऋणात्मक हो गया, एक f धनात्मक हो गया तो p भी धनात्मक होगा ना। जब इसका मान ही धनात्मक आएगा तो ये भी धनात्मक होगा, और जब यही p आपका ऋणात्मक हो जाएगा, f ऋणात्मक होगा तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा जो है, किसी अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। बात फिर यहाँ पे अवतल लेंस की आ गई, तो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो r बराबर सूत्र होता है 2 × f। ये क्यों होता है ऐसा सूत्र, r बराबर 2? आपने देखा कि ये किसी भी प्रकार का लेंस है, ये आपका यहाँ पर ध्रुव होता है, ध्रुव P जिसे आप बोलते हैं, और यहाँ पे होता है आपका वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होती है, सॉरी ये वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या नहीं, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे केवल आपका फोकस दूरी होती है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r कहलाती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी f कहलाती है, फोकस दूरी। r का मतलब होता है ये वक्रता त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक। इस यदि गोले को आप पूरा करेंगे ना तो ये आपकी त्रिज्या के काम करेगी। देखिए गोला सीधा नहीं बना है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो r त्रिज्या हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो ये जो फोकस दूरी होती है ना, ये इसको यदि आप 2 का गुणा कर देंगे फोकस दूरी में तो ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ठीक। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी कम होती है। देखिए फोकस दूरी आधी दूरी पर है और त्रिज्या पूरा का पूरा आधी दूरी पर है, वैसे दुगना है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आपका 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी आपकी r के बराबर हो जाएगी। ये आपको सूत्र ऐसे भी याद कर लेना है। r बराबर आपको दिया गया है वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, और आपको 2f निकालना था, तो f में जो बटे में 2 गुणे में 2 लिखा है, ये भाग में 2 आ जाएगा, तो 40/2 आप इसे लिख सकते हैं। 40/2 को काटेंगे तो आपको 20 आ जाएगा, 20 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपकी, अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी माइनस का 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मैंने अभी सिखाया है, दूना से सिखाया, दूना से अवतल हो जाएगा तो ऋणात्मक हो ही जाएगा, पहला वाला धनात्मक, दूसरा वाला ऋणात्मक, ये आपका माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाए। तो इस प्रकार यदि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा, और वीडियो सोल्यूशन पाइएगा अपनी जो भी मतलब जो भी समस्या आ जाए आपको किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब कमेंट करेंगे, आपको उस टॉपिक से वीडियो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब मिलेगा। 1 घंटा, वो भी 1 घंटा कब, अगले दिन 1 घंटे में आपको उसका जवाब मैं देखूंगा, 1 घंटे में आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ये जान लेना कि कमेंट का जवाब मिलेगा, फिर दूसरे दिन वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आपका, और आप उसका सोल्यूशन देख पाएंगे। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपकी जगह तैयारी नहीं हो पा रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा। आपकी तैयारी जितनी भी हो जाएगी मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% आपको दूंगा। आप बस मुझे 100% अपना समय दे देना, और मैं आपको बता रहा हूँ ये समय देना नहीं है, एक तरीके से आप अपने लक्ष्य के लिए समय दे रहे हैं यहाँ पर। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रोहित स्टार स्टडी को याद रख लेना कि दिमाग में चढ़ा लेना रोहित स्टार स्टडी,
और वहाँ पे जाना, सभी वीडियो देख डालना, आपको इतने इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो के जरिए, आप खुद ही जान जाएंगे।